नमस्कार। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार बुद्धा कैंसर सेंटर से आज कोविड के ऊपर आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं। वैसे तो इंटरनेट पे कोविड के ऊपर अनगिनत वीडियोज और इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं भी इधर देखा हूं कि कुछ इन्फॉर्मेशन आई थिंक कि हमें डिस्कस करना चाहिए आप लोगों से। कोविड में 90% लोग ठीक हो जाते हैं, घर पे ही शायद 10% लोग सीरियस होते हैं, उसमें कुछ 2-3% लोग डेथ कर जाते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ कम उम्र के लोग भी डेथ कर जाते हैं। तो ऐसा क्या है? कोरोना वायरस के कारण डायरेक्टली लोग नहीं के बराबर मरते हैं। तो फिर भैया डेथ क्यों होती है? कुछ लोग क्यों सीरियस हो जाते हैं? ऑक्सीजन के पीछे क्यों इतना उनका ऑक्सीजन गिर जाता है? एक्चुअली कोरोना वायरस या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में आता है तो हमारा शरीर उसको मारने के लिए बहुत सारे केमिकल्स को रिलीज करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेज में शरीर जीत जाता है और वो बैक्टीरिया और वायरस मर जाता है। तो क्या जो लोग कोविड के कारण मरते हैं उनमें हमारा इम्यून सिस्टम हार जाता है और कोरोना वायरस जीत जाता है? ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। यहां बात कुछ और है और उस बात को बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। ये साइटोकाइन स्टॉर्म क्या है? जब कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी इंफेक्शन हमारे शरीर में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको मारने जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम का सैनिक है हमारा WBC, हमारा न्यूट्रोफिल, हमारा लिम्फोसाइट्स। और ये न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे कि वो वायरस मर जाता है कभी कभी। और इस कोरोना वायरस में कुछ एक 5-10% केसेज में हमारा इम्यून सिस्टम समझ नहीं पाता है और वो हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है। हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, जिसको कि हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, उसके कारण लोग सीरियस होते हैं। उसके कारण ऑक्सीजन का डिमांड बहुत बढ़ जाता है। उसके कारण फेफड़ों की धज्जी उड़ जाती है। तो ये ऐसा होता क्यों है? 90% लोगों में नहीं होता है, 5-10% लोगों में होता है जो सीरियस हो जाते हैं। आईसीयू की रिक्वायरमेंट, सारा ट्रीटमेंट, वेंटिलेटर का रिक्वायरमेंट होता है। साइंस को एग्जैक्टली अभी नहीं पता है। कुछ एक लोगों में कुछ एक ऐसा रिसेप्टर होता है, इवन जेनेटिक भी पता चल रहा है। किसी ऐसा होता है कि किसी का 30 साल का भाई भी डेथ कर जाता है, 35 साल वाला भी कर जाता है। कुछ एक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे साइटोकाइंस को, केमिकल मेडिएटर को, कोरोना वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तो हाइपर स्टिमुलेट कर जाता है। मेल पेशेंट्स, वाई क्रोमोसोम पे रिसेप्टर, बहुत सारा साइंस में अभी रिसर्च चल रहा है। मे भी 2-3 साल बाद हमें पता चल जाएगा कि किसको डे 2 पे ही क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है कि भैया इसमें साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, हो जाएगा इसको 7वें दिन, और इसको वेंटिलेटर का रिक्वायरमेंट होता है। पेशेंट जनरली 7 दिन से 12वें-14वें दिन के बीच में ये होता है। ये मेडिकल साइंस का टर्म है। साइटोकाइन स्टॉर्म होता क्या है? आम भाषा में अगर हम आपको समझाएं, सपोज कीजिए कि इस घर में एक सांप आता है, तो क्या दिमाग में आएगा कि उसको हम लाठी से मारें या डंडे से मारें? दूसरा है कि मेरे हाथ में एक बम है, उस बम को भी मार के हम सांप को मार सकते हैं। 100% सांप मर जाएगा बम मारेंगे तो, लेकिन 4 फीट की दूरी से सांप को अगर हम बम से उड़ाएंगे तो सांप की तो धज्जी उड़ेगी, हमारा भी धज्जी उड़ जाएगा और इस घर का भी धज्जी उड़ जाएगा।
यही होता है साइटोकाइन स्टॉर्म में। शरीर को पता नहीं रहता है कि इस कोरोना वायरस को मारने के लिए कितना केमिकल का जरूरत है, केमिकल मेडिएटर का। वो जरूरत से बहुत ज्यादा रिलीज कर जाता है। तो कोरोना वायरस तो मरता ही है, साथ में जिस फेफड़े में लड़ाई चल रहा है उस फेफड़े की भी धज्जियां उड़ जाती हैं। तो अपने ही हथियार से हम अपने ही फेफड़े के धज्जी उड़ा देते हैं। कुछ 5-10% केसेज में हमें पता नहीं है कि कितना केमिकल मेडिएटर TNF, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 रिलीज करना है, जरूरत से इतना ज्यादा रिलीज कर देते हैं। तो कौन सी ये पेशेंट्स है जिनमें ये रिलीज होगा, जिनमें हाइपर स्टिमुलेशन होगा, ये हमें नहीं पता। साइंस को आज नहीं पता है कि हम कंटेम्पलेट कर लें डे 1 पे कि इस पेशेंट में हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम होगा, साइटोकाइन स्टॉर्म होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, ये पेशेंट, जैसा मैंने एग्जाम्पल बताया कि सांप को लाठी से नहीं बगल में खड़ा होकर बम से मारेगा, तो उस पेशेंट्स को शुरू से ही हमें बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग में रखना है। और जो उसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट है, जैसे कि एंटी इंटरल्यूकिन 6 एजेंट, जब उसको मॉनिटर में अगर बढ़े या पेशेंट थोड़ा सा भी क्लिनिकल डिटोरिएशन हो तो टाइमली देना है। यही कारण है कि डेक्सोना या कोई भी स्टेरॉइड दूसरे वीक में देते हैं। जब शरीर और वायरस के बीच में लड़ाई चलते रहता है तो 5-10% लोगों में शरीर साइटोकाइन स्टॉर्म, हाइपर स्टिमुलेशन के कारण अपना ही केमिकल से फेफड़ा को डैमेज करने लगता है। तो स्टेरॉइड देके हम उसके इम्यून सिस्टम को दबाते हैं अपने शरीर को। पहला वीक में स्टेरॉइड्स को अवॉइड करना है, क्योंकि तब वायरस, अगर इम्यून सिस्टम को हम दबाएंगे तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन और बढ़ जाएगा। स्टेरॉइड्स एक डबल एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है। तो उसको कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, और सही समय पे यूज करना है तो हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। उसी के अलावा और बहुत सारे ड्रग्स भी हैं जो रिसर्च में हैं और कुछ ट्रायल्स में, शोध में प्रूव भी हो चुके हैं, जैसे टोक्लिजुमैब, उनको देना चाहिए। अगर हम उस फेज को निकाल लिए 7 से 15 दिन तक, तो ये जो लंग का डैमेज जो हो रहा है, ड्रास्टिक डैमेज, 2 दिन में पेशेंट 95 सैचुरेशन से 70 में आ जाता है, जिसका CT स्कोर 7 है वो 24 हो जाता है। तो इसको हमें कंटेम्पलेट करना है। और ये रीजन है कि क्यों कुछ पेशेंट्स सडन डिटोरिएट करते हैं। ये वायरस के कारण नहीं है। वायरस और शरीर के बीच में जो लड़ाई होता है और शरीर नहीं पहचान के हाइपर स्टिमुलेट करता है अपने ही, और जितना हथियार डालना चाहिए उससे 100 गुना ज़्यादा हथियार छोड़ देता है, तो वायरस तो मरता ही है, अपना लंग भी धज्जी उड़ जाता है। इसके अलावा अभी हम लोग हर जगह सुन रहे एक बड़ा ही कैची टर्म है ब्लैक फंगस। ये ब्लैक फंगस, मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, ब्लड कैंसर के पेशेंट्स में कभी कभी हम देखते हैं। ये डेडली नहीं है अगर समय पे हम इसको पकड़ ले, सही से एग्जामिन करते रहें पेशेंट्स को, पेशेंट्स का ओरल कैविटी, पेशेंट का नेजल कैविटी, क्लिनिकल साइंस अगर देखते रहें, तो हम अगर सही समय पे ट्रीटमेंट करें तो पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। बहुत ही कम पेशेंट्स में इससे जान जाएगी अगर सही ट्रीटमेंट मिले तो। सब पेशेंट में रिस्क भी नहीं है। वैसे पेशेंट जिसको स्टेरॉइड लंबे समय तक चला है, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हैं या किसी और कारण से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या वेंटिलेटर पे हैं बहुत दिन से, उनमें ये ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकर राइजोपस बोलते हैं, म्यूकर का होने का चांसेस रहता है, जो अगर कंट्रोल नहीं करे तो बाद में लीथल हो सकता है। म्यूकर के अलावा एक फंगस है जिस पे डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं हमारे मीडिया या कोई भी, वो है इन्वेजिव एस्परजिलोसिस। अगर पेशेंट स्टेरॉइड्स पे है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, बहुत दिन तक लंग डैमेज रहा है उसका, तो इन्वेजिव एस्परजिलोसिस के कारण पेशेंट्स 24 से 48 घंटा में मर जाते हैं। ये लंग को इफेक्ट करता है और CT स्कैन में सेम फाइंडिंग रहेगा, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी,
जो कोरोना वायरस में रहता है तो सीटी स्कैन से नहीं पकड़ सकते हैं, क्लिनिकल कंटेम्पलेशन सेरम ग्लैक्टोमेनिन से कल्चर करना पॉसिबल नहीं है, तो एंटी फंगल एजेंट जो कि एस्परजिलस में हम दे सकते हैं अपने पेशेंट्स को 15वें 16वें दिन, जब भी हम कंटेम्पलेट कर रहे हैं प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो देना चाहिए, क्योंकि इन्वेजिव एस्परजिलोसिस बहुत कम समय देता है। 1 दिन 2 दिन में पेशेंट सिक होते हैं और मर जाते हैं। म्यूकर आपको समय देगा थोड़ा। इसके अलावा जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, जो घर जाते हैं, उनका लंग डैमेज है, वो समय लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना है, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करना है। 100-150 की मशीन आती है जिससे बैलून फुलाना है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के समय खींचना है, उसको अच्छे से करना है जितना शक्ति हो। फिजियोथेरेपी करना है, घर वाले से कराना है। फिजियोथेरेपी बहुत ही जोर से नहीं करना है, जेंटल होना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट लेना है। हाई प्रोटीन डाइट बोले तो एग्स, फिश, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज नहीं बने। सोयाबीन, पनीर, दाल, पालक, कोई भी हाई प्रोटीन डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट छोटे छोटे समय पे लेना है। एडिक्वेट रेस्ट 8 से 10 घंटा तक सोने की कोशिश करना है। और सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो हम जीतेंगे, हम और आप सब जीतेंगे कोविड से। धन्यवाद।